क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ बना था? कहाँ से उठी वह ज्ञान की ज्योति जिसने पूरे एशिया को रोशन कर दिया और कहाँ जन्मा वह विचार जिसने राजाओं से लेकर साधुओं तक को बदल दिया? ये कहानी है उस भूमि की जहाँ से सभ्यता ने दिशा पाई, जहाँ से ज्ञान ने संसार को आकार दिया। ये कहानी है बिहार की। आज का बिहार शायद संघर्ष और चुनौतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी यही भूमि दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ ऐसे साम्राज्य उठे जिनकी गूंज हजारों साल बाद भी इतिहास में सुनाई देती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे एक क्षेत्र दुनिया की बौद्धिक राजधानी बन गया और क्यों आज भी इतिहासकार इसे कहते हैं द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन? कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2500 साल पहले का समय। दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। ना बड़े शहर थे और ना ही संगठित शासन की कोई स्पष्ट व्यवस्था। लेकिन उसी समय गंगा के उपजाऊ मैदानों में एक असाधारण परिवर्तन शुरू हो रहा था। यहाँ एक ऐसी शक्ति जन्म ले रही थी जो आने वाले समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा बदलने वाली थी। इस शक्ति का नाम था मगध। गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों से घिरी ये भूमि प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध थी। उपजाऊ मिट्टी, भरपूर जल और चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा। यही कारण था कि यहाँ तेजी से शहर बसने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और दूर दराज से लोग यहाँ आकर बसने लगे। लेकिन मगध की असली ताकत केवल उसकी भूमि या संसाधन नहीं थे, बल्कि उसके दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि किसी राज्य की शक्ति केवल तलवार से नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और मजबूत प्रशासन से बनती है। इसी सोच ने मगध को धीरे धीरे एक साधारण राज्य से एक उभरती हुई महाशक्ति में बदल दिया। मगध की राजधानी राजगृह पहाड़ियों से घिरी एक सुरक्षित नगरी थी, जहां से राजा अपने राज्य का संचालन करते थे। इसकी किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों के लिए इसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। इतिहास मानो किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा था, क्योंकि यही वह भूमि थी जहां आगे चलकर ऐसे महान साम्राज्य जन्म लेने वाले थे जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को प्रभावित करेंगे। और सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बिहार की इस धरती पर अभी कई महान अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग की भी है जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। लगभग 250 साल पहले गंगा के उत्तर में बसा एक समृद्ध नगर वैशाली इतिहास में एक अनोखे उदाहरण के रूप में उभरा। ये वो स्थान था जहां शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि सत्ता चलती थी सभा और परिषदों के माध्यम से। इस गणराज्य को मुख्य रूप से लिच्छवी और उनके सहयोगी गण चलाते थे। उनके प्रतिनिधि एक बड़ी सभा में एकत्र होते थे, जहां राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, युद्ध और शांति पर विचार होता था और जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां तय की जाती थी। उस समय के संदर्भ में यह व्यवस्था बेहद उन्नत मानी जाती है। सोचिए, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में राजतंत्र का पूर्ण प्रभुत्व था और राजा ही अंतिम सत्ता माने जाते थे, तब बिहार की इस भूमि पर सामूहिक शासन की परंपरा विकसित हो चुकी थी। यही कारण है कि कई इतिहासकार वैशाली को दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक मानते हैं। ये केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि शासन के एक नए विचार का जन्म था। समय बीतता गया और मगध की शक्ति लगातार बढ़ती गई, लेकिन बिहार की असली पहचान केवल उसकी राजनीति या साम्राज्यों की ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति इसका ज्ञान था। इसी भूमि पर स्थापित हुआ था महान नालंदा यूनिवर्सिटी, जो उस समय दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक था। यह विश्वविद्यालय केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ज्ञान केंद्र बन चुका था। यहाँ पढ़ने के लिए दूर दूर के देशों से विद्यार्थी आते थे। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों से विद्यार्थी और विद्वान यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे। उस समय जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में उच्च शिक्षा की ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, तब नालंदा ज्ञान और अनुसंधान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था। नालंदा केवल एक साधारण शिक्षा संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक जीवंत बौद्धिक नगर की तरह था। यहाँ हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और सैकड़ों आचार्य विभिन्न विषयों दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और धर्म की शिक्षा देते थे। यह स्थान केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं था, बल्कि विचारों के आदान प्रदान और नए ज्ञान की खोज का केंद्र भी था, बल्कि यह आध्यात्मिक क्रांति का भी केंद्र रहा है। इसी धरती पर स्थित बोध गया में एक राजकुमार ने गहन साधना के बाद ज्ञान प्राप्त किया और वही राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्धा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। उनकी शिक्षाओं ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को गहराई से
प्रभावित किया। इसी पवित्र भूमि पर महावीरा का भी जन्म हुआ, जिन्होंने जैन धर्म को नई दिशा और नई पहचान दी। जब हम इतिहास को देखते हैं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर एक ही भूमि से इतनी महान आध्यात्मिक परंपराएं कैसे जन्मी। शायद इसका उत्तर इसी बात में छिपा है कि बिहार की यह भूमि केवल शक्ति और साम्राज्यों की भूमि नहीं थी, बल्कि यह गहरे विचारों, दर्शन और आध्यात्मिक खोज की भूमि थी। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं और जिन संस्थानों तथा साम्राज्यों ने कभी दुनिया को दिशा दी थी, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगे। महान विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, साम्राज्य टूट गए और वह भूमि जो कभी ज्ञान और सभ्यता का केंद्र थी, धीरे धीरे इतिहास की धुंध में खोने लगी। आज जब लोग बिहार का नाम सुनते हैं तो शायद उन्हें उसका वह प्राचीन वैभव तुरंत याद नहीं आता, लेकिन सच यही है कि जिस भूमि को आज हम साधारण समझते हैं, वही कभी दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं, ज्ञान, परंपराओं और विचारों का केंद्र हुआ करती थी। और यही कारण है कि बिहार की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं रही, बल्कि यह उस महान विरासत की कहानी है जिसने मानव सभ्यता को नई दिशा दी। इस भूमि से उठे विचार, दर्शन और ज्ञान की परंपराएं आज भी दुनिया को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर दुनिया की सभ्यता को समझना है तो बिहार को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह मगध ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे इसी भूमि से दो महान व्यक्तित्व उभरे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि शासन, राजनीति और धर्म के माध्यम से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। यह केवल बिहार की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।